हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में NCERT जो एक्सरसाइज 11.2 था उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। और आज से मतलब हम जो वीडियो बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले जो क्वेश्चन 11 में दिया गया है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, तब ये पहला क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है या जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए क्या करना हमको क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। देखिए, 2 हमको लाइन दिया हुआ है और दोनों लाइन देखिए क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में है। अब यहाँ से हमको क्या बोला गया है कि आप 2 लाइंस का जो 2 लाइंस है उसके बीच का जो एंगल बनेगा, क्योंकि 2 लाइन है तो एंगल तो बनेगा ही, तो उसके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। यही इसमें हमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, देखिए तो इसमें हम लोग करेंगे क्या। देखिए, इसमें पहले हम लोग सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं इसका। देखिए, तो ये जो देख रहे हैं आपका जो इक्वेशन होता था x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 z माइनस आपका z1 और बाई ए बी सी होता था। इक्वेशन तो नहीं पढ़े थे कि x माइनस वन बाई ए बाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी होता था। तो यहाँ देखिए, ये जो आप -1 -2 यहाँ जो 2 है या इसको अब 2 कहिए, क्योंकि x माइनस x1 होता है तो ये 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ -3 होगा। तो ये पॉइंट होता, और नीचे जो देख रहे हैं 2 5 -3, यही मेरा डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ भी देखिए क्या है, -1 8 और 4 जो है ये डायरेक्शन रेशियो होता है। जो ABC वहाँ देखते हैं तो ये डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, आप याद कीजिए कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइड बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस आपका A1 का स्क्वायर होता है प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अब फिर होता है डिवाइड बाई में, वो आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, बाकी रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो इक्वेशन दिया हुआ है लाइंस का, उससे हम डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। तो इसको A1 B1 C1 बना देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं सबसे पहले कि A1 इक्वल टू आपको देखिए 2 दिया हुआ है, B1 इक्वल टू हमको 5 है और C1 इक्वल टू क्या है, -3 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू -1, B2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और C2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। अब देखिए, कॉस थीटा का जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, देखिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, A1 A2, जो देखिए फार्मूला लिखिए, ये होता है आपका कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 A2 प्लस आपका हो जाएगा B1 B2 अब प्लस हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई रूट अंडर हो जाएगा आपका A1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका B1 का स्क्वायर अब प्लस C1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर हो जाएगा उसी तरह से A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपका C2 का स्क्वायर। अब देखिए, हमको अब फिर पूरे के साथ क्या रहेगा, आपका मॉड यूज कर दीजिए। ये मॉडुलस साइन है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो आना चाहिए वो माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि जो एंगल होता है वो मेरा क्या होता है, एक्यूट एंगल ही लेकर चला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि अब A1 A2 का सब काम वैल्यू निकाल चुके हैं। अब खाली सिर्फ क्या करना है, हमको वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। देखिए, तो A1 का वैल्यू क्या है, देखिए A1 A2 सामने सामने, इसलिए आपको सब सामने सामने लिखे कि वैल्यू आपको बैठाने में आसान हो। देखिए, A1 का क्या है, आपका 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई A2 आपका -1 है प्लस ये हो जाएगा आपका B1 5 है, B2 आपका 8 है, अब प्लस ये देखिए क्या है, -3 है और ये मल्टीप्लाई आपका 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा A1 का स्क्वायर। तो A1 क्या है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B1 क्या है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और C1 है -3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा।
अब फिर रूट अंडर हो जाएगा, देखिए A2 है -1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। देखिए आप सभी के साथ क्या कीजिए कि मॉड लगा दीजिए। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से 2 × -1 तो माइनस आपका 2 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, अब माइनस आपका 12 हो जाएगा, कि -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। चलिए नीचे हो जाएगा मेरा, यहाँ से देखिए मिलेगा आपको 4 और 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर ये 9 + 9 हो जाएगा। फिर नीचे और क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 16 हो जाएगा, ये होगा। और फिर क्या कीजिए, यहाँ हम मॉड का मॉडलस का साइन लगा देते हैं फिर इक्वल टू हो जाएगा। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो -14, तो ये हो जाएगा 40 में से 14 घटाएंगे तो माइनस प्लस आपका 40 हो जाएगा, प्लस 40 40 में से घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर में 26 मिला क्योंकि 40 में से -14 घटाएंगे तो 26 ही मिलेगा। देखिए नीचे हो जाएगा आपका, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कितना, 4 और 25 29 और 29 और 9 38 हो जाएगा, मतलब 38, तो ये रूट 38 हो जाएगा। और यहाँ से हमको मिलेगा ये हो जाएगा 64 और 16 80 मतलब 81 हो जाएगा, ये 81 हो गया। चलिए अब पूरे के साथ मॉड लगा दीजिए। यहाँ से देखिए वैल्यू हमको मिलेगा मॉड के अंदर, ये हो जाएगा आपका 26, ये देखिए रूट 81 का वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा 9 और रूट अंडर आपका 38 हो जाएगा, ये मिलेगा कितना, cos थीटा इक्वल टू। तो यहाँ से क्या हम निकाले, क्या हम लोग देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम किनारे में निकाल देते हैं। यहाँ देखिए अब क्या है, अब इधर जगह थोड़ा नहीं है, तो अब यहाँ देखिए हम लोग को क्या मिला कि cos थीटा इक्वल टू जो मेरा हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि cos थीटा इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मॉड का साइन हटा देते हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में है तो मॉड से बाहर भी आएगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 26 बाई हो जाएगा 9 रूट 38, यही वैल्यू हमको मिला। तो थीटा का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा 26/9 रूट आपका 38 हो जाएगा, यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कुछ नहीं, देखिए इक्वेशन दिया हुआ था, हम खाली दोनों इक्वेशन से क्या किए कि डायरेक्शन रेशियो लिख लिए, और डायरेक्शन रेशियो लिख कर क्या किए, जो कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर हम पुट कर दिए, अब वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये। अब हम इससे आगे हम लोग देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। देखिए 11 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसी तरह से आपका फाइंड द एंगल, वही क्वेश्चन 11 का ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो वहाँ भी जिसमें तो वहाँ भी एंगल निकालना था, यहाँ भी एंगल ही निकालना है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, x/2 है इक्वल टू y/2 है, z/1 है एंड -x - 5/4 है, y - 2/1 है इक्वल टू z - 3/8 है। यहाँ भी हमको एंगल ही निकालना है, क्वेश्चन वही है 11 का ही, खाली क्वेश्चन नंबर ये 2 है। तो यहाँ भी देखिए हम वही काम करेंगे जैसे वहाँ निकाले थे, हम वही सेम काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका A1 B1 C1 का वैल्यू निकाल लेंगे और निकाल कर फार्मूला पुट करके आंसर लिखेंगे। तो यहाँ भी देखिए A1 इक्वल टू आपका 2 है, B1 इक्वल टू मेरा भी क्या है 2 ही है, और C1 इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ से हो जाएगा A2 इक्वल टू, नीचे का वैल्यू A2 इक्वल टू 4 है, फिर B2 इक्वल टू आपका हो जाएगा देखिए 1 है, और C2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए वही काम करना है, एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू जो फार्मूला है कि आपका A1 A2
प्लस B1 मल्टीप्लाई B2, अब प्लस हो जाएगा C1 मल्टीप्लाई C2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा रूट अंडर आपका ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर अब प्लस C1 का स्क्वायर ये होगा। फिर रूट अंडर हो जाएगा क्या, फार्मूला याद ही होगा, ये हो जाएगा आपका A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अब प्लस आपका C2 का स्क्वायर, यही है फार्मूला। अब बाकी पूरे के साथ क्या कीजिए, मॉडुलस का साइन लगा दीजिए। पूरे के साथ मॉडुलस होगा, पूरा मतलब ये आसमान नीचे तक ये मॉडुलस होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A1 देखिए क्या है आपका 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 A2 4 है। फिर प्लस हो जाएगा B1 क्या है 2 है और B2 1 है प्लस C1 क्या है 8 है और C1 है सॉरी और C2 मेरा 8 है, ठीक है ये है। चलिए अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर क्या होगा आपका, यहाँ से हम लोग नीचे देखिए आते हैं, तो नीचे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे क्या है A1, तो A1 क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका B1 क्या है, तो ये भी 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब C1 मेरा 1 है, तो यहाँ आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट अंडर हो जाएगा A2 मेरा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर B2 मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और C2 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए सबके साथ आप मॉड लगा दीजिए, मॉडुलस, फिर इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 8 मिलेगा, 4 दूनी 8 और ये मिलेगा मेरा 2 और यहाँ से 8 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 4 1 मिलेगा, तो ये मेरा हो जाएगा देखिए 4 प्लस 1, यहाँ से ये मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा आपको 16 प्लस 1 अब प्लस 64, यही हमको कॉस थीटा इक्वल टू मिल रहा है। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर मेरा हो जाएगा 18, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 9 रूट 9 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 16 और 64 80 81 हो जाएगा, तो यहाँ से रूट अंडर 81। चलिए मॉड में लगा दीजिए वैल्यू, सब मॉड में ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलेगा हमको यहाँ से इक्वल टू, तो यहाँ देखिए तो 18 हो जाएगा। चलिए अब सब मॉड से बाहर ही निकाल देते हैं, सब प्लस है तो वैल्यू प्लस ही में सब मिलेगा, ये माइनस होता तो प्लस मिलता है, प्लस प्लस ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 3 और ये हो जाएगा आपका 9, तो ये 9 दूनी 18। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से बनाते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू क्या मिला हमको 2/3, तो थीटा हमको कैलकुलेट करना है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स आपका 2/3। तो यही मेरा क्या होगा फाइनली आंसर जो होगा यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो दूसरा क्वेश्चन था इसका आंसर यही है आपका 2/3, कॉस इनवर्स 2/3 आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 11 का दूसरा भी हो गया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन नंबर देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए ये आपका 12 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालना है, सो दैट द लाइंस दिया हुआ 1 - x/3 7y - 14y2p है और इक्वल टू z - 3y2 है, ठीक है। एंड जो दूसरा मेरा इक्वेशन दिया 7 - 7x/3p है इक्वल टू y - 5/1 है और 6 - z/5 आर राइट एंगल में। दोनों जो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है तो वो दोनों लाइन आपस में क्या है, राइट एंगल का रिलेशन है, दोनों के बीच में जो एंगल दिया गया है वो राइट एंगल है,
ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि वहाँ राइट एंगल का भी फार्मूला हमको दिया हुआ है। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहला काम जो मेरा होगा, इस इक्वेशन को हम फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ फिर से देखिए हम इसको लिखते हैं। इक्वेशन देखिए मेरा क्या, पहला जो लाइन्स का इक्वेशन दिया हुआ है वो 1 - x है, तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए दूसरा है आपका 7y - 14/2p हो जाएगा और इक्वल टू z - 3/2 है। देखिए दूसरा जो इक्वेशन है वो है मेरा 7 - 7x/3p इक्वल टू हो जाएगा y - 5/1 है और तीसरा है 6 - z/5 है। ठीक है, या यही दोनों लाइंस के इक्वेशन के बीच में राइट एंगल का रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखिए एक काम ये कर लेते हैं कि हम देखिए इसके पहले जो हम लोग लाइंस का इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म होता है उसको थोड़ा सा देखिए आपको दिखाते हैं कि क्या होता है मेरा। देखिए ये होता है x - x1/a y - y1/b और ये होता है z - z1/c, ये होता है इक्वेशन। तो यहाँ x1 y1 z1 जो होता है पॉइंट होता है और ये a b c डायरेक्शन रेशियो होता है। जो यहाँ वेक्टर b होता है उसी का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसी से ये डायरेक्शन रेशियो मिलता है हमको। तो अब यहाँ एक चीज़ देखें क्या कि यहाँ x - x1 होता है, y - y1 होता है, z - यहाँ x का कोफिशियंट 1 होता है, x का भी कोफिशियंट 1, y का भी कोफिशियंट 1 और c का भी, यहाँ जो z है इसका भी कोफिशियंट 1 होता है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि पहले x होता है उसके बाद इसका पॉइंट होता है, x1 y1 z1 होता है। यहाँ देख रहे हैं क्या कि पहले हमको पॉइंट आता है उसके बाद देखिए x है, यहाँ भी देखिए ये तो ठीक है और z - 3 भी ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन का जो इसका जो सही इसका जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पर पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उसका डायरेक्शन रेशियो लिखकर कुछ काम करेंगे। पहले इक्वेशन को सही कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पहला इक्वेशन क्या है कि यहाँ 1 - x है जो कि यहाँ पर x - x1 है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमको थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। यहाँ करना ये होगा कि 1 - x है, देखिए पहला इक्वेशन को हम पे चल रहे हैं, देखिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन कि 1 - देखिए x है और y यहाँ पर देखिए क्या है आपका 1 - x है और y 3 है। ठीक है, और इक्वल टू है फिर है 7y - आपका 14 है और बाई 2p है और इक्वल टू है z - 3 है और बाई 2 है। अब देखिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि -x + 1 कर देते हैं और बाई 3 और इक्वल टू है, ये सही है 7, यहाँ 7 कॉमन ही निकाल लेते हैं क्योंकि कोफिशिएंट हमको 1 मिलना चाहिए, अगर कोफिशिएंट 7 है तो नहीं होगा, तो 7 कॉमन निकाल लेंगे तो ये y हो जाएगा और -2 हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा 2p और इक्वल टू, ये सही है z - 3 कोफिशिएंट भी 1 है और ये सही है क्योंकि z - z1 होता है, तो ये भी मेरा सही है और बाई यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ माइनस देखिए नहीं होता है कि x - x1 होता है, यहाँ माइनस आ चुका है, तो इस माइनस को यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो x - 1 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ 7 है, अभी 7 को रहने देते हैं, इसको भी यहाँ से हटाएंगे और बाई आपका 2p हो जाएगा और इक्वल टू z - 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करना हमको ये होगा कि इस माइनस को हटाना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नीचे भी करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिल जाएगा x - 1y - 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 को हटाना है, तो हम ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर में भी 7 से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर तो करेंगे तो 7 हट जाएगा और ये हो जाएगा y - 2 और नीचे जब डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ हो जाएगा
2p/7। देखिए यही, अरे तो फिर डायरेक्ट भी इस 7 को आप डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब ये समझाने के लिए बोले हैं। तो ये देखिए फिर ऊपर जाएगा तो फिर y-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ जो है वो आपका z-3/2, ये सही, ये ठीक है आपका, यहाँ कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम इक्वेशन को तो लिख दिए। अब मेरा इक्वेशन का जो फॉर्मेट था, अभी इस फॉर्मेट से देखिए मिलाइए, x माइनस x1 हो गया, माने ये आपका x1 का वैल्यू है, y माइनस ये y1 हो गया, और z माइनस ये आपका ये z1 है, और यही a b c है आपका। तो अब एक मेरा फॉर्मेट सही है। तो अब यहाँ से एक काम हम ये कर लेते हैं कि a1 b1 c1 का हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से लिखते हैं। तो आपको a1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, a1 इक्वल टू -3 है जिसका डायरेक्शन रेशियो है, b1 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 2p/7 है, और c1 इक्वल टू मेरा क्या है 2 है। देखिए यही हमको a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल कर दिखा लाया। मतलब अब इसके बाद क्या है, जो दूसरा इसका जो इक्वेशन दिया उसको लिखते हैं। देखिए दूसरा को लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो दूसरा मेरा क्या है, देखिए दूसरा को हम देखिए यहाँ लिख देते हैं कि 7 माइनस 7x है, दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं। अब y आपका 3p है, देखिए दूसरा यही है, इक्वल टू है y माइनस 5/1 है, और यहाँ इक्वल टू में क्या दिया है 6 माइनस आपका ZY5 है। ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कुछ हमको करना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ, यहाँ पर देखिए करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से देखिए यहाँ से भी हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 7 यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इस लाइन से भी हम पहले सबसे पहले काम कर क्या करते हैं कि 7 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आपका 1 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब y-3p हो जाएगा। ये सही है, ये y-5 आपका सही है, y1, और यहाँ इसको इंटरचेंज कर देते हैं हम, माइनस यहाँ भी वही बात है, तो प्लस 6y आपका 5 कर देते हैं कि ये है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 1 माइनस आ गया है, ये 7 है, और माइनस x प्लस 1 कर देते हैं, अब y-3p है, ठीक है। ये सही है आपका, ये y माइनस y1 सही है, तो y माइनस 5/1 आपका ये सही है, इसमें कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस यहीं पर भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये z-6y5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा x-1 by-3p हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा y-5 by-1, और यहाँ भी देखिए ये तो कर दिए हैं, तो माइनस z-6y5 हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए क्या है, अब यहाँ क्या करते हैं कि -7 से ऊपर नीचे फिर वहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। तो -7 से ऊपर करेंगे तो -7 कट जाएगा, और नीचे जो आपका है -7 मेरा चला आएगा। देखिए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर मिलेगा x-1 और नीचे हो जाएगा 3y-7, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ ये तो मेरा सही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। और यहाँ भी माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ख़त्म हो जाएगा, और नीचे माइनस मेरा चला आएगा। देखिए ये होगा। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं कि a2, देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए a2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस को ऊपर कर देते हैं, तो -3p/7 हो जाएगा। b2 हमको जो मिलेगा ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और c2 जो हो जाएगा c2 इक्वल टू -5 हो जाएगा। देखिए ये है। तो अब देखिए अब सभी का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फार्मूला पर इसको पुट कर देना है। तो फार्मूला क्या होता है, जब दो एंगल के बीच में 90 डिग्री रहता है
तो इसका भी देखिए हमको फार्मूला दिया हुआ है कि जब परपेंडिकुलर रहेगा मतलब cos 90 जब जीरो हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं है, जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे अभी इसके पहले जो क्वेश्चन निकाल रहे थे, देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या होता है कि जो हम लोग देखिए cos थीटा इक्वल टू, देखिए cos थीटा इक्वल टू ये 90 बैठा देना, यही काम करना है। cos थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो cos 90 जीरो होगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे वाला वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो हो जाता है, मतलब रिजल्ट वहाँ दिया हुआ अगर निकाल के दिखे तो क्या हो जाएगा, तो जीरो यहाँ रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे वाला सारा डिनोमीटर इसका जीरो हो जाएगा, वैल्यू मिलेगा A1 A2 B1 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। देखिए वो आपको निकाल कर पहले बताया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट हमको जो दिया गया है परपेंडिकुलर का, तो वही परपेंडिकुलर का हम यहाँ पर रिजल्ट का यूज करेंगे। देखिए तो फार्मूला क्या हुआ, तो फार्मूला मेरा होगा, देखिए यहाँ पर फॉर्म लिखते हैं, तो ये होगा आपका A1 A2 प्लस B1, ये हो जाएगा B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो होगा। देखिए यही फार्मूला होता है, यही रिजल्ट हमको जब 90 होता है, दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा तो यही होगा। अब देखिए यहाँ से हमको करना ये है कि A1 A2 का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। चलिए तो अगर A1 का वैल्यू देखिए -3 है और A2 का वैल्यू -3/7 है, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करें -3 और -3 देखिए क्या है, तो यह आपका +9, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है और 3 × 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा जो वैल्यू मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा आपका 9p/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -3/p है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 9p, देखिए 9p/7, यहाँ से वैल्यू आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलिए अब B1 B2 में आइए, तो B1 क्या है 2p/7 और ये B1 अब B2 कितना है 1 है, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगा 2p/7, यही वैल्यू आपको मिलेगा 2p/7। चलिए अब यहाँ वैल्यू बाकी बचा C1 C2, देखिए C1 आपका 2 है और C2 -5 है, तो -5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा इक्वल टू जीरो मिलेगा। देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। अब देखिए जगह नहीं है तो कि इसी पेज में इसको निकाल दें, दूसरा पेज में इसको नहीं बना, आंसर यहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, अब तो कुछ नहीं है। अब देखिए इसका LCM लेंगे तो कितना आएगा, LCM कितना आएगा आपका, देखिए LCM हमको 7 ही मिलेगा, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9p प्लस ये हो जाएगा 2p और यहाँ नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो -70 हो जाएगा इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ जीरो है आपका, ये जीरो हो गया। चलिए तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा आपका, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो 7 जीरो हो जाएगा, तब बचेगा कितना हो जाएगा 9 2 11p, यहाँ से मिलेगा हमको, देखिए क्या मिलेगा 11p -70 इक्वल टू देखिए जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ से और थोड़ा सा आगे देखें, देखिए यहाँ से थोड़ा निकाल देते हैं, यहाँ पर देखिए निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11p इक्वल टू 70 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे करें तो 70 हो जाएगा। अब p का वैल्यू निकालेंगे तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 70/11 हो जाएगा। देखिए यही इसका आंसर है, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 70/11 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आपको आंसर मिलेगा, तो यही देखिए इसका आंसर आपका यही है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को फिर कुछ नहीं LCM लेके इसको कैलकुलेट कर देना है, तो यही देखिए इसका आंसर होगा। कुछ नहीं किए हैं, देखिए ये LCM लेंगे तो 7 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो हो जाएगा, तब बचेगा 9 2 11p -70 इक्वल टू जीरो। तो फिर क्या होगा 70 को उधर ले जाएंगे RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा 11p इक्वल टू 70 और p इक्वल टू 70/11। तो यही देखिए क्वेश्चन नंबर जो p का वैल्यू निकालना था, तो यही आपका p का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे। यही करना था और कुछ इसमें नहीं था, p का वैल्यू निकालना था, हमने p का वैल्यू निकाल कर इसको दिखा दिया। देखिए तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था, जो इक्वेशन भी हमेशा जो रहेगा वो आपका इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा, उसमें चेंजिंग भी रहेगा। आपको चेंजिंग से आपको फॉर्मेट पहचानना पड़ेगा कि फॉर्मेट कैसा है। अगर ठीक है तो कोई बात नहीं है, जो पहले इक्वेशन पर जो
बैठाया गया है, तो अगर इस इक्वेशन पर बैठाया गया तो ठीक है, और नहीं तो इक्वेशन को थोड़ा सा आपको सॉल्विंग करना पड़ेगा। सॉल्व करके वहाँ से वैल्यू आपका जो डायरेक्शन रेशियो हो चाहे पॉइंट हो आपको निकालना पड़ेगा। ये काम तो करना ही पड़ेगा, और करके फिर जो भी आपको निकालने के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूरा हो गया। इससे आज के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है।